में अपन ने संपत्तियों और दायित्वों के सत्यापन का अर्थ समझा था, उसके उद्देश्य समझे थे, प्रमाणन और सत्यापन में अंतर समझा था तथा संपत्तियों के सत्यापन का अर्थ, परिभाषा और सत्यापन के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य अर्थात सत्यापन की विशेषताएं समझी थी। आज अपन दायित्वों का सत्यापन, वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज को डिस्कस करें। संस्था के चिट्ठे में प्रदर्शित की जाने वाली संपत्तियों की तरह दायित्वों का भी सत्यापन आवश्यक होता है। चिट्ठे में दायित्वों का भी उतना ही महत्व है जितना संपत्तियों का होता है। चिट्ठे में सही और उचित दायित्व न दिखाए जाएं तो व्यापार की सही आर्थिक स्थिति का पता नहीं चलता। दायित्व पक्ष का सत्यापन करने के लिए अंकेक्षक को निम्न तथ्यों की जांच करनी चाहिए। नंबर 1, प्रदर्शित दायित्व संस्था से संबंधित है या नहीं। नंबर 2, दायित्व पूर्ण रूप से अधिकृत एवं सत्य है या नहीं। नंबर 3, समस्त दायित्व सही मूल्य पर प्रदर्शित है या नहीं। नंबर 4, समस्त दायित्व चिट्ठे में शामिल कर लिए गए हैं या नहीं। और अंत में संदिग्ध दायित्वों, कंटीजेंट लायबिलिटी को पृथक रूप से उचित स्थान पर दर्शाया गया है या नहीं। दायित्वों की परिभाषा में विद्वान जे.आर. बॉटली बॉय ने लिखा है कि दायित्वों के सत्यापन में एक अंकेक्षक को देखना चाहिए कि सभी दायित्वों को उनकी उचित राशियों पर सम्मिलित कर लिया गया है और कोई दायित्व छोड़ा नहीं गया है। अब अपन सत्यापन के संबंध में वैधानिक स्थिति क्या है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सत्यापन इस बात को प्रमाणित करता है कि समस्त संपत्तियां संबंधी लेखे भौतिक दृष्टि से पूर्णतया शुद्ध हैं और लेखों में कोई अनियमितता और कपट विद्यमान नहीं है। सत्यापन के अभाव में अंकेक्षक के लिए छल, कपट और गबन का पता लगाना कठिन होता है और उसे कर्तव्य भंग के लिए उसी प्रकार से दोषी ठहराया जा सकता है जैसे कि लंदन ऑयल स्टोरेज कंपनी बनाम सीर हसलग एंड कंपनी के बाद में 1904 में तथा सिटी इक्विटेबल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बाद में 1924 में ठहराया गया था। लंदन ऑयल स्टोरेज कंपनी बनाम सीर हसलग एंड कंपनी का जो केस था, जो 1904 में जिसका फैसला हुआ था, तो उसमें विद्वान न्यायाधीश एल्वर स्टोन ने निर्णय दिया था कि रोकड़ बही द्वारा प्रदर्शित शेष 796 पाउंड था, जबकि वास्तविक शेष केवल 30 पाउंड ही था और अंकेक्षक ने केवल रोकड़ बही और फुटकर रोकड़ बही का मिलान ही किया है। मतलब अंकेक्षक ने केवल कैश बुक और पेटी कैश बुक का मिलान किया है। अंतिम रोकड़ शेष का भौतिक सत्यापन नहीं किया, फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं किया क्लोजिंग कैश बैलेंस का, जिससे कंपनी सचिव द्वारा किए गए 766 पाउंड के गबन की जानकारी उसे नहीं मिल सकी। इसलिए उसे क्षतिपूर्ति के लिए दोषी ठहराया गया और माननीय न्यायाधीश ने कहा कि अंकेक्षक का कर्तव्य है कि वह चिट्ठे में दर्शाई गई प्रत्येक संपत्ति की विद्यमानता की जांच करे, अन्यथा अंकेक्षक व्यापारी को हुई हानि के लिए उत्तरदायी होगा। ये बात हुई लंदन ऑयल स्टोरेज कंपनी बनाम सीर हसलग के केस में। एक जीएम ओका के बाद में अंकेक्षक को 1952 में प्रतिभूतियों का भौतिक सत्यापन किए बिना ही प्रमाण पत्र निर्गमित करने पर
लापरवाही का दोषी ठहराया गया था। इसी तरह 1924 में सिटी इक्विटेबल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बाद में विद्वान न्यायाधीश ने निर्णय दिया कि यदि प्रतिभूतियां ऐसे व्यक्ति के पास है जिसके पास रहना उचित नहीं है तो उन्हें वापस नियोक्ता के पास मंगवाकर उनकी जांच करनी चाहिए थी। यही विधि कंपनी की दशा में भी अपनाई जानी चाहिए और अंकेक्षक को उचित उत्तर न मिले तो वास्तविकता के बारे में अंशधारियों को सूचित करना चाहिए। केंद्र सरकार के आदेशानुसार अंकेक्षक को स्थायी संपत्तियों से संबंधित तैयार किए गए अभिलेखों को देखना चाहिए, जिसमें संपत्ति की स्थिति एवं संख्यात्मक विवरण लिखे हुए हों। संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन की दशा में उनके आधारों का पता लगाना चाहिए और प्रबंधकों की गलती से कोई हानि हुई है और उसे छुपाने के लिए पुनर्मूल्यांकन विधि का प्रयोग किया गया है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद में लेते हैं सत्यापन के संबंध में अंकेक्षक की भूमिका या स्थिति, वेरिफिकेशन एंड ऑडिटर्स पोजीशन। सत्यापन के कार्य में अंकेक्षक को ईमानदारी, कुशलता और पूर्ण सजगता का परिचय देना चाहिए। चूंकि संस्था के चिट्ठे का प्रयोग बाह्य पक्षकार जैसे वित्तीय संस्थाएं हैं, आपूर्तिकर्ता है, विनियोजक है आदि के द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लेने में किया जा सकता है, इसलिए उसको ध्यान से सत्यापन के कार्य को करना चाहिए। अब महत्वपूर्ण निर्णय क्या हो सकते हैं? नंबर 1, वित्तीय संस्थाएं, बैंक इत्यादि चिट्ठे में प्रदर्शित संपत्तियों और दायित्वों के आधार पर ऋण देती है और ऋण की राशि का निर्धारण उसी के आधार पर किया जाता है। इसी तरह से विनियोजक भी शुद्ध संपत्ति मूल्य, नेट वर्थ वैल्यू के आधार पर कंपनी में विनियोजन करने का निर्णय लेते हैं। इसी तरह आपूर्तिकर्ता जो क्रेडिटर है माल के या और कोई चीज जो भी कंपनी खरीदती है, संपत्ति इत्यादि, उनके आपूर्ति करता है, उनके द्वारा नियोक्ता को उधार की सुविधा देने का निर्णय भी चिट्ठे में जो उनकी एसेट्स और लाइब्रेरीज है उनको देखकर किया जाता है। इसी तरह एकीकरण, विलीनीकरण की जो रणनीतियां हैं, स्ट्रेटेजीज, उनमें निर्धारित करने में भी संपत्तियों और दायित्वों के सत्यापित मूल्य महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए सत्यापन की इन उपयोगिताओं को ध्यान में रखते हुए अंकेक्षक को सत्यापन कार्य करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है ताकि उसे कर्तव्य भंग के लिए या लापरवाही के लिए दोषी नहीं ठहराया जाए। वो निम्नलिखित है। सबसे पहला है, सत्यापन कार्य अंकेक्षक द्वारा स्वयं या अंकेक्षण दल के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए तथा नियोक्ता के कर्मचारियों का सहयोग नहीं लेना चाहिए। नंबर 2, रोकड़, रहतिया, प्रतिभूतियां तथा प्राप्य बिल रिसीवेबल जैसी चल संपत्तियों का सत्यापन लेखा वर्ष के अंतिम दिन अंकेक्षक को स्वयं संस्था के कार्यालय में उपस्थित होकर करना चाहिए। रोकड़ बही में उपलब्ध रोकड़ शेष की भौतिक रूप से जांच करनी चाहिए, सत्यापन करना चाहिए। तीसरा है, चल संपत्तियों का सत्यापन करने के लिए संस्था में पहुंचते ही अंकेक्षण दल को चल संपत्तियों, संबंधित लेखा पुस्तकों, बहियों, रजिस्टर आदि अपने पास ले लेनी चाहिए और सत्यापन करने के बाद ही लौटानी चाहिए। चौथा है, विनिमय साध्य विलेख, प्रतिभूतियां संस्था के पास न होकर अन्यत्र मतलब लॉकर या रहन में रखी हुई है
तो भी रखे गए स्थान पर स्वयं अंकेक्षक को जाकर भौतिक सत्यापन करना चाहिए। किसी विशेष कारणवश भौतिक सत्यापन करना संभव नहीं हो तो नियोक्ता तथा संबंधित पक्ष से प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेना चाहिए। 5वां है, चल संपत्तियों का सत्यापन करने में आवश्यकता होने पर तकनीकी विशेषज्ञों की राय भी ली जा सकती है स्टॉक वगैरह के लिए। इसी तरह कृत्रिम, अदृश्य और क्षयी संपत्तियों का सत्यापन प्रमाणकों, प्रपत्रों, विवरण पत्रों की सहायता से उनके सिद्धांतों के अनुसार करना चाहिए। 7वां बिंदु है, उसे देखना चाहिए कि स्थिति विवरण में दिखाई गई संपत्तियां वास्तव में विद्यमान हैं और किसी संपत्ति को छोड़ा तो नहीं गया है। 8वां बिंदु है, उसे यह भी देखना चाहिए कि संपत्तियां संस्था की है और किसी अन्य के पास कोई संपत्ति रहन रखी हुई नहीं है तथा संस्था के पास किसी अन्य की संपत्ति रहन या ग्रहणाधिकार वाली तो नहीं है, और है तो ऐसा नहीं है उसको खुद की करके बता दिया गया। 9वां बिंदु ये भी देखना चाहिए कि संपत्तियों को सही मूल्य पर स्थिति विवरण में दिखाया गया है या नहीं। इसके बाद स्थिति विवरण में संपत्तियों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए तथा प्रभारित संपत्ति के संबंध में देखना चाहिए कि प्रदर्शित प्रभार के अतिरिक्त कोई और प्रभार तो उत्पन्न नहीं किया गया है। इसके बाद 11वां पॉइंट है, स्थिर प्रकृति की संपत्तियों की भौतिक जांच की जानी चाहिए। उन संपत्तियों के स्वामित्व और स्वत्व की जांच के साथ साथ उनमें हुई वृद्धि, कमी इत्यादि को भी संबंधित प्रमाणकों, प्रपत्रों आदि को देखकर सतर्कता से जांच कार्य करना चाहिए। संपत्तियों के प्रभार युक्त या प्रभार मुक्त होने की सत्यता की भी जांच करनी चाहिए। 12वां बिंदु है, विभिन्न दायित्वों की सत्यता और औचित्य की जांच पत्र व्यवहार और प्रमाणकों की सहायता से करते हुए सत्यापन करना चाहिए। मतलब आवश्यक हो तो पत्र व्यवहार भी किया जा सकता है। और अंत में विविध हानियों एवं स्थगित आयगत व्ययों को सत्यापित करने के लिए संस्था की लेखा नीतियों, गत वर्षों की परंपराओं तथा प्रलेखों की जांच करनी चाहिए। अब आता है संपत्तियों के सत्यापन के उद्देश्य। संपत्तियों के सत्यापन के उद्देश्य डिस्कस करने से पूर्व आपको बता दें कि पहले सत्यापन के जो उद्देश्य थे उनमें और इसमें काफी समानता है, पर वो जनरल ऑब्जेक्टिव्स थे और ये डिटेल में सत्यापन के उद्देश्य हैं।